नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चैप्टर याद दिला दूं। बच्चे आप देख सकते हैं बोर्ड पर, आपके चैप्टर का नाम है बच्चे मुद्रा एवं शाख। क्या है बच्चे? मुद्रा एवं शाख। तो चलिए जरा मैं पिछली क्लास में आपको याद दिलाता हूँ। मैंने आपको मुद्रा के संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में मैं बता रहा था। तो मैंने बच्चे आपको पूरा संगठित क्षेत्र की सारी खूबियां बता दी थी। आज जरा हम अनौपचारिक, बच्चे औपचारिक क्षेत्र की सारी खूबियां बताई थी। आज हमें सीखना है अनौपचारिक क्षेत्र। तो जरा देखते हैं बच्चे के अनौपचारिक क्षेत्र की खूबियां क्या हैं। अनौपचारिक क्षेत्र, सभी बच्चे केयर कीजिएगा। अनौपचारिक क्षेत्र। तो चलिए जरा अब अनौपचारिक क्षेत्र को भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चे, सबसे पहले याद रखिएगा कि अनौपचारिक क्षेत्र की देख रेख के लिए कोई संस्थान नहीं होती। यहाँ पर हमने ये देखा कि इसकी देख रेख के लिए कोई संस्थान नहीं होती। मैंने आपको औपचारिक क्षेत्र में बताया था ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ध्यान देती है, पर यहाँ पर आपने देखा कोई भी संस्थान जो है नहीं होती है। तो हमने ये देखा कि अनौपचारिक क्षेत्र की देखरेख के लिए क्या है बच्चे, कोई भी संस्थान नहीं है। क्लियर हो चुका? अच्छा याद रखिए, ये अपने इच्छा पर ऋण दे सकते हैं और उसी दर पर ब्याज ले सकते हैं जो इनको इच्छा हो। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि अनौपचारिक क्षेत्र में क्या है कि ऐच्छिक दर पर, यानी जो उनकी इच्छा हो ऐच्छिक दर पर ये क्या करते हैं, आपको ऋण देते हैं। याद रखेंगे बच्चे कि ऐच्छिक दर पे क्या देते हैं, ये ऋण देते हैं। अच्छा याद रखेंगे फिर, नाजायज तरीके से पैसे लेने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, ये नाजायज तरीके से भी आपसे पैसे ले सकते हैं। ये नाजायज तरीके से पैसे ले सकते हैं और यकीन मानिए इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमने देखा कि अनौपचारिक क्षेत्र जो है देखरेख के लिए कोई संस्थान ही नहीं होती, ऐच्छिक दर पे ये ऋण देते हैं और नाजायज तरीके से पैसे ले भी सकते हैं। और याद रखिएगा कि इससे क्या हो जाएगा, ऋण की लागत क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। याद रखेंगे बच्चे कि ऋण की लागत क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी क्या करेंगे, मनमानी करेंगे। तो जरा सोचिए बच्चे कि ये क्या है, ऋण की लागत ऊंची हो जाएगी और कर्जदार की आय का अधिक हिस्सा किसमें चला जाएगा बच्चे, ऋण की अदायगी में। याद रखिएगा कि आय का अधिक हिस्सा, जो बेचारा कर्जदार है उसकी आय का बड़ा हिस्सा, आय का बड़ा हिस्सा ऋण अदायगी में ही चला जाएगा, यानी वापस करने में, ऋण अदायगी में क्या हो जाएगा। तो बच्चे आप देख सकते हैं तो अनौपचारिक क्षेत्र की कितनी प्रॉब्लम है कि देख रेख के लिए कोई संस्थान भी नहीं होती, ऐच्छिक दर पर ये आपको ऋण देते हैं, नाजायज तरीके से पैसे भी ले सकते हैं, ऋण की लागत ऊंची होती है और आय की बड़ा हिस्सा क्या होता है बच्चे, वो ऋण अदायगी में चला जाएगा जिसने क्या लिया है, कर्ज लिया है। क्यों? क्योंकि लागत बहुत ऊंची हो जाएगी। अब वो बेचारा जितना कमाएगा उसकी आय का बहुत बड़ा एक हिस्सा किसमें चला जाएगा, ऋण चुकाने में चला जाएगा। तो याद रखेंगे कि अगर ये स्थिति बिगड़ी तो आप सोच सकते हैं बच्चे कि ऋण की ऊंची ब्याज के कारण जो कर्जदार की आय से भी ज्यादा हो सकता है। याद रखिएगा इस बात को बच्चे, फिर से समझिएगा कि मैंने क्या कहा कि कर्जदार की आय का अधिक हिस्सा ऋण की अदायगी में चला जाता है और ऋण की ऊंची ब्याज के कारण रकम कर्जदार की आय से भी ज्यादा हो जाती है। याद रखिएगा बच्चे, इनमें क्या है, ब्याज की बहुत ऊंची अदायगी है। तो ऊंची अदायगी के कारण क्या हो जाएगा कि कर्जदार जितना कमाता है उससे ज्यादा तो ऋण हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऋण का बोझ बढ़ेगा और वो कर्जदार किसमें फंस जाएगा, ऋण के जाल में फंस जाएगा। याद रखिएगा कि जो कर्जदार है बच्चे वो फिर किसमें फंस जाएगा, ऋण जाल में फंस जाएगा, क्योंकि वो अदायगी कहां से कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी कि जो कर्जदार है वो अपने आप किसमें फंस जाएगा बच्चे, ऋण के जाल में फंस जाएगा। पूरी बात समझ में आई?
तो हम देख सकते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र में कितनी प्रॉब्लम है कि अगर एक बार आप कर्ज नहीं उतार पाए तो धीरे धीरे आप क्या हो चले जाएंगे, ऋण के जाल में फंस जाएंगे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए हम अब अगले पॉइंट से समझते हैं कि ठीक है चलो यहाँ क्या होगा कि हम कर्ज के जाल में फंस तो जाएंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि इनसे बचा कैसे जाए। याद रखिएगा बच्चे, हर जगह औपचारिक क्षेत्र नहीं होता। पूरी बात समझ में आई? मैं मिटाऊं इसे बच्चे? ठीक है। ओके, सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे, अतः बैंक और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। याद रखिएगा, उनको सीमित नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए क्या चाहिए बच्चे? अतः बैंक एवं सहकारी समितियों को, अतः बैंक एवं सहकारी समितियों को ज्यादा, याद रखिएगा बच्चे, क्या होना चाहिए? ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इस बात को सभी बच्चे आप लोग याद रखेंगे कि जो बैंक और सहकारी समिति है उन्हें क्या करना चाहिए? ज्यादा कर्ज देना चाहिए, ताकि लोग जो है उसको कम से कम अनौपचारिक क्षेत्र से तो बचेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि बैंक एवं सरकारी समितियों को क्या होना चाहिए? ज्यादा कर्ज देना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब इस तरह समझिए कि अगर मान लीजिए कर्ज देना चाहिए तो जिससे लोगों की क्या बढ़े? आय बढ़े। ये नहीं कि वो कर्ज जाल में फंस जाएं। याद रखिएगा, इससे लोगों की क्या बढ़े बच्चे? आय बढ़े। याद रखिएगा, लोगों की आय बढ़े, यानी ऐसा कर्ज ना हो कि वो ऋण जाल में फंस जाए। अगर कर्ज बैंक और सहकारी समितियां देंगी तो लोगों की क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। और याद रखिएगा, अगर सस्ता कर्ज लोगों को मिला तो याद रखेंगे कि सस्ता कर्ज देश के विकास में सहयोग देता है। तो अगर लोगों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो देश के विकास में क्या देगा? ये सहयोग देगा। इसका मतलब है कि बैंक और सहकारी समिति यानी औपचारिक क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देना चाहिए, ताकि लोगों की आय बढ़े और सस्ता कर्ज देश के विकास में क्या करे? मदद करे, सहायक हो। इसका मतलब क्या है कि बैंकों को अपनी गतिविधि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। याद रखिएगा सभी बच्चे कि बैंकों को अपनी गतिविधि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। याद रखिएगा बच्चे कि बैंकों को अपनी गतिविधि क्या करनी है? ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। यानी बैंकों की गतिविधियां बढ़ेंगी तो कम से कम ग्रामीण तबके के लोग अनौपचारिक क्षेत्र से, मतलब साहूकार महाजन से कर्ज नहीं लेंगे, न उन्हें अपनी जमीन बेचनी होगी, न वो कर्ज के जाल में फंसेंगे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है समझिए इस तरीके से बच्चे कि क्या है कि अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि अनौपचारिक स्रोत पर जो निर्भरता वो घटेगी। समझिए कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में औपचारिक क्षेत्र बढ़ेंगी, बैंक और सहकारी समितियां बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं अनौपचारिक क्षेत्र की जो भूमिका है वो क्या होगी? अपने आप घटेगी। याद रखिएगा कि भारत में गरीब परिवार, कम संपत्ति वाला परिवार या औसत संपत्ति वाला परिवार अभी भी असंगठित क्षेत्र मतलब अनौपचारिक क्षेत्र पर ज्यादा ऋण के लिए निर्भर है। इसलिए बहुत बड़ा ब्याज अदायगी तो अनौपचारिक क्षेत्र में हो जाती है बच्चे, इसलिए लोगों की गरीबी दूर नहीं हो पाती। पूरी बात समझ में आई? ठीक है, तो बच्चे अब जरा सोचिए कि ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र पर अगर ये बढ़ेंगी तो जाहिर है कि अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका क्या होगी? या वहां पर घटेगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, लेकिन एक बात सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा कि क्या औपचारिक क्षेत्र का विस्तार है और सभी को प्राप्त हो? याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि औपचारिक क्षेत्र का उतना विस्तार भी नहीं है। क्लियर है? अब बच्चे ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि अगर बैंक और सहकारी समितियां ज्यादा जाएंगी और ज्यादा कर्ज देंगी
तो इससे क्या होगा कि अनौपचारिक स्रोत पर हमारी निर्भरता क्या होगी बच्चे, घटेगी। और जब अनौपचारिक क्षेत्र पर हमारा निर्भरता घटेगी तो औपचारिक स्रोत का अपने आप क्या होगा, विस्तार होगा। और जब विस्तार होगा तो सभी को सस्ता कर्ज धन की क्या होगी बच्चे, प्राप्ति होगी। क्लियर है। अच्छा, याद रखिएगा कि भारत में, जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि गरीब तबका, कम संपत्ति के, औसत संपत्ति के लोग अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो अमीर परिवार है, याद रखिएगा बच्चे, कौन, अमीर परिवार। तो जो अमीर परिवार है वो औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेता है और कोई नहीं। याद रखिएगा बच्चे कि जो अमीर परिवार है, अमीर परिवार औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेता है और कोई नहीं। याद रखिएगा बच्चे कि जो अमीर परिवार है वही क्या करता है, औपचारिक क्षेत्र से क्या लेता है, ऋण लेता है और कोई नहीं लेता। तो क्या सिर्फ अमीर परिवार ही भारत में बैठे हैं? नहीं बच्चे, बड़े पैमाने पर गरीब तबके के लोग हैं, सीमांत किसान है, साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जो अभी भी औपचारिक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। वो किस पर निर्भर है बच्चे, अनौपचारिक क्षेत्र पर। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, अब इस बात को समझना है हमें, यहां तक तो हमने सबको सीख लिया। अच्छा, याद रखिएगा कि गरीब परिवार तो अनौपचारिक क्षेत्र पे। अब हमें देखना है स्वयं सहायता समूह। हमें क्या सीखना है बच्चे, स्वयं सहायता समूह। तो चलिए हम अगले पॉइंट में समझते हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या है जिसने औपचारिक क्षेत्र को भारत में बढ़ावा दिया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। तो चलिए हम पहले इसे मिटाते हैं और बच्चे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गरीब लोग एवं स्वयं सहायता समूह। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि हमारा जो अगला पॉइंट है उसी पॉइंट में हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। तो बच्चे जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। चलिए अब इसको अच्छे से सीखते हैं। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। तो जरा बच्चे सोचा जाए कि ये निर्धनों के स्वयं सहायता समूह है। याद रखिएगा कि पहली बात बच्चे, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चे कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। याद रखिएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। और जहां मौजूद है वहां कर्ज लेना मुश्किल है। याद रखिए कि जहां मौजूद है वहां कर्ज लेना मुश्किल है। जहां मौजूद है वहां कर्ज लेना क्या है, मुश्किल है। तो हमने ये देखा कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, लेकिन जहां बच्चे, जहां बैंक मौजूद है वहां भी ऋण लेना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि याद रखिएगा कि उनको क्या क्या चाहिए, एक तो कागजात चाहिए। अब कागजात तो है नहीं, ऋणाधार चाहिए। बच्चे ग्रामीण लोग कहाँ से ऋणाधार देंगे, कहाँ से कागज देंगे? न तो ऋणाधार दे पाते हैं, न औपचारिक कागजात दे पाते हैं। इसकी वजह से उन्हें ऋण क्या होता है, नहीं मिलता। और अगर नहीं ऋण मिलेगा तो वो किधर चले जाएंगे, अनौपचारिक क्षेत्र में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र के जो सेठ, साहूकार, महाजन होते हैं वो उनके गांव के ही होते हैं और उनको वो चेहरे से पहचानते हैं। बस उन्हें वो क्या करते हैं, आराम से कर्ज देते हैं। और उन्हें भी पता है कि ये बेचारा पहले औपचारिक क्षेत्र में जा चुका है, बैंक वगैरह में जा चुका है, ऋणाधार और कागज नहीं होने की वजह से उसे ऋण नहीं मिला। अब ये क्या करते हैं कि ऊंची ब्याज दर पर उसे क्या दे देते हैं, ऋण दे देते हैं। याद रखिएगा, अब ऊंची ब्याज दर पे क्या हुआ, इन्हें ऋण मिल गया। अब हाल ही के वर्षों में अब देखिए ऊंचे ब्याज दर पे क्या मिला, उन्हें फिर ऋण मिला। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कर्ज के जाल में फिर फंसेंगे, क्योंकि बच्चे फसल अदायगी सही से नहीं हुई तो क्या वो ऋण लौटा पाएंगे?
नहीं। इसका मतलब है कि औपचारिक क्षेत्र से कर्ज लेना वाकई मुश्किल है, क्योंकि ग्रामीण आबादी है बच्चे, वो ऋणाधार या जरूरी कागजात नहीं दे पाते। अब क्या हुआ, जरा सोचिएगा, क्या हुआ कि हाल ही के वर्षों में गरीबों को उधार देने का कुछ नया तरीका आया। याद रखेंगे कि गरीबों को उधार देने का एक नया तरीका आया। जरा देखते हैं क्या है बच्चे, गरीबों को उधार देने का एक नया तरीका है। हमें सीखना है बच्चे कि गरीबों को उधार देने का एक नया तरीका आया है। जरा देखते हैं कि ये नया तरीका क्या है जो किसके लिए है बच्चे, तो गरीबों को उधार देने के लिए। पूरी बात समझ में आया? ठीक है, तो हमने देखा कि गरीबों को उधार देने के लिए क्या है बच्चे, एक नया तरीका आया है। अब जरा समझते हैं कि तरीका क्या है। इसमें क्या होता है बच्चे कि ग्रामीण क्षेत्र के विशेषकर महिलाएं, याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के विशेषकर क्या, महिलाएं। जरा सीखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के विशेषकर महिलाएं, पुरुष नहीं बच्चे, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र के विशेषकर महिलाएं, क्लियर है, क्या करती हैं कि महिलाएं जो है छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बना लेती हैं। याद रखिएगा कि महिलाएं क्या कर रही हैं बच्चे, छोटे छोटे संगठन बना रही हैं, और इस संगठन को क्या कहा गया है, स्वयं सहायता समूह। तो हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर महिलाएं छोटे छोटे संगठन बना रही हैं, और इन छोटे छोटे संगठनों को क्या कहा गया बच्चे, स्वयं सहायता समूह कहा गया। और एक बात याद रखिएगा कि ये क्या करते हैं कि बचत पूंजी को एकत्रित करते हैं। तो हमने देखा कि स्वयं सहायता समूह क्या कर रहा है बच्चे, तो बचत पूंजी को क्या कर रहा है, एकत्रित करता है। क्या करता है बच्चे, एकत्रित करता है। तो हमने देखा कि महिलाओं ने एक समूह बना लिया, उसका नाम है स्वयं सहायता समूह, और स्वयं सहायता के समूह महिलाएं क्या कर रही हैं बच्चे, वो बचत पूंजी को एकत्रित कर रही है। यहाँ सभी लोग क्या कीजिएगा, क्या कर रही हैं, वो बचत पूंजी यानी जो पैसे बच रहे हैं उसको क्या कर रही हैं, एकत्रित कर रही हैं। अब जरा देखते हैं कि अगर ये बचत पूंजी को एकत्रित कर रही हैं तो फिर इससे क्या होगा। क्लियर है बच्चे, मैं इसे मिटा दूं, फिर आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख भी सकते हैं और अच्छे सुनते रहिए, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं बच्चे कि ये क्या करते हैं कि बचत पूंजी को एकत्रित कर लेते हैं। ये महिलाओं की जो समूह है, इसका मतलब है कि बच्चे पैसे इकट्ठे होने से क्या होता है कि इनके पास कुछ मात्रा में मुद्रा इकट्ठा हो जाती है। पूरी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, स्वयं सहायता समूह में क्या होता है कि सभी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। क्या है बच्चे, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और देखा जाता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो बच्चे इसमें एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं और लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं। कितने बच्चे, 15 से 20 सदस्य होते हैं, और 25 रुपए से 100 रुपए या ज्यादा ये एकत्रित करते हैं, बचत करते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि निर्धनों के स्वयं सहायता समूह में क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं ये महिलाएं, जो 15 से 20 का एक संगठन होता है सदस्यों का, और 25 रुपए से 100 रुपए या उससे अधिक लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद लोग क्या करते हैं, इनसे ही कर्ज ले लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, फिर कर्ज देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या हो रहा है, कर्ज देते हैं। और बच्चे अगर कर्ज देते हैं तो ब्याज दर कम रखते हैं। याद रखिएगा बच्चे, ब्याज दर क्या होता है, कम लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मिल करके ये काम करते हैं और उन्हें कर्ज की जरूरत होती है, तो यहां से वो कर्ज ले लेते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चे, ब्याज दर भी क्या होता है, कम होता है। और याद रखिएगा कि अगर ये 1 से 2 वर्ष तक 1 से 2 वर्ष तक 1 से 2 वर्ष तक अगर नियमित बचत करें, 1 से 2 वर्ष तक नियमित बचत करें, तो बैंक इन्हें
ऋण देगा। याद रखिए बच्चे, ये बहुत सही बात है कि इनके लिए ये कंडीशन कहा गया है कि अगर आप 1 या 2 वर्ष तक नियमित रूप से क्या करते हैं बच्चे, बचत करते हैं, तो क्या होगा, तो बचत करेंगे तो फिर बैंक आपको क्या करेगी, कर्ज देगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो हमने देखा कि इससे क्या हो रहा है कि बैंक आपको क्या दे रहा है, कर्ज दे रहा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, ठीक है ना। अब आपको बैंक ने कर्ज दे दिया, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो कर्ज है, ठीक है, बैंक इन्हें ऋण देगा, कर्ज किसके नाम पर मिलेगा, तो कर्ज आपको समूह के नाम पर मिलता है। याद रखिएगा बच्चे, समूह के नाम पर कर्ज मिलेगा, समूह के नाम पर आपको क्या मिलेगा, कर्ज मिलेगा। तो चलिए, समूह के नाम पर क्या मिल गया, आपको कर्ज मिला। अब इस कर्ज का उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखिएगा बच्चे कि इस कर्ज का जो उद्देश्य होता है वो होता है स्वरोजगार में नियोजित होना। इसका मतलब है कि आप इस कर्ज से ग्रामीण क्षेत्र में खुद का कोई रोजगार बना ले। याद रखिएगा बच्चे कि इनका उद्देश्य क्या होता है कि आप जो है स्वरोजगार बनाएं ग्रामीण क्षेत्र में। यहां पर याद रखेंगे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार बनाना। क्लियर है, यानी आप अगर कर्ज लेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेंगे, आप स्वरोजगार बनाएंगे। तो देख सकते हैं बच्चे कि स्वयं सहायता समूह जो है कर्ज देकर आपको ग्रामीण क्षेत्र में क्या बनाती है, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि कर्ज लेने की और लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। याद रखिएगा बच्चे कि बैंक से कर्ज लेने और लौटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, समूह से। अगर मान लीजिए समूह का कोई सदस्य कर्ज नहीं देना चाहता तो ये सब लोग मिलकर उससे बात करते हैं और उससे कर्ज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र क्या होता है बच्चे, धीरे धीरे औपचारिक क्षेत्र की ओर बदलता है। और अगर बच्चे ये औपचारिक क्षेत्र की ओर बदलेगा तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को क्या करेगा, संगठित करेगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं, इन सब को कौन मैनेज करते हैं। तो बच्चे आप जरा सोचिए कि स्वयं सहायता समूह, हम यहां पर समझ सकते हैं बच्चे कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को क्या करते हैं बच्चे, संगठित करते हैं। लोगों को क्या करते हैं, संगठित करते हैं, जिससे वो ऋण जाल से बच सकें और धीरे धीरे भारत में क्या हो, औपचारिक क्षेत्र का प्रसार हो और अनौपचारिक क्षेत्र की संख्या और प्रसार धीरे धीरे क्या हो, घटती जाए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो देखें किस तरीके से हमने औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र